आज हम आप लोग को जो है साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग के साइंस के एग्जाम में जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव का वो होता है 48। तो आज हम इस तरह से 48 क्वेश्चन लेके आए हैं और 48 क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि जिसमें आपको 40 बनाना रहता है और उसमें से अगर कोई 8 क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है तो उसमें से छांट के आप कोई भी 40 क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन क्या है। अगर इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं, कांच, पानी, लोहा या निर्वात। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निर्वात। किसका चाल अधिक होता है, तो निर्वात का जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर सुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत का सुचालक जो है वो हमारा ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य होगा। मतलब सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो हमारा सूर्य है, यानी कि सूरज है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इसका क्या होगा। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, C2H5OH, दूसरा ऑप्शन है C6H6O6, तीसरा ऑप्शन है C6H12O6 और चौथा ऑप्शन है आपका C6H6। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि C6H12O6। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होगा हमारा क्या होगा, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है, कौन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं एक बार। वसा का पाचन करता है, कौन करता है, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है या एमाइलेज करता है। तो वसा का जो पाचन करता है वो हमारा लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मुलुकन, विखंडन, बीजाणु जनन या इनमें सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, अमीबा में जो अलैंगिक जनन का जो विधि होता है वो विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है या 4 नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो होते हैं वो नियम 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, और इस क्वेश्चन अगला जो है आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं दोनों बराबर होते हैं। अपवर्तन के भी नियम 2 होते हैं और परावर्तन के भी नियम 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस का। किसका यूज होता है? उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है या वर्णार्धता होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो मानव नेत्र में जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ठीक है, चार ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा है? कॉर्निया है, आइरिस है, रेटिना है या पुतली होगा? तो कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या पुतली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना। यानी कि मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, 3 एम्पियर होता है या 4 एम्पियर होता है? तो लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बल्ब से 220 वोल्ट, भी का मतलब यहाँ पर वोल्ट से लिया गया, ठीक है, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर, यहाँ पर ए का मतलब हो गया एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? ठीक है, कितना होगा? 55 ओम। ये जो है ओम का संकेत है। ठीक है, 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम या 440 ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 ओम। ठीक है, जब किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा हमारा वह 110 ओम होगा। ठीक है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते एक बार। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? NR होगा, N/R होगा या R/N होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका आंसर हो जाएगा हमारा NR। क्या हो जाएगा? NR। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा? 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता का जो SI मात्रक होगा उसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम या एम्पियर। तो धारा मापने के यंत्र को जो हम बोलते हैं उसको बोला जाता है आमीटर। क्या बोला जाता है? आमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक है, कूलाम है, एम्पियर है, ओम है या जूल है। तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होगा उसका मात्रक होगा ओम। क्या होगा? ओम जो है प्रतिरोध का SI मात्रक कहलाता है।
पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें देख रहे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, पवन विद्युत जनित में पवन की जो चाल कम से कम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? ये जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला है, बिजली है, सूर्य है या परमाणु बम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य। यानी ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत जो है वो हमारा सूरज है, सूर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CuO+H2 का जो है Cu+H2O का H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो है हमारे वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होगी वह 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको हम इसलिए याद रखेंगे कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें देखते हैं कौन सा होगा। Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3। इसका जो आंसर होगा हमारा होगा NaHCO3। बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होगा उसका जो मान होगा सूत्र का NaHCO3 होगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक कौन सा होगा इसमें चारों में से? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा विजातीय यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो पीएच का जो क्षारक मान का जो विलयन होता है वो कौन सा होगा? 2, 7, 6 या 13। तो इसका जो पीएच मान होगा ये होगा, इसका आंसर 7 नहीं 2 होगा। क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पीतल है क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो धातु जो है पीतल जो है एक धातु से मिलकर नहीं बना हुआ है, बल्कि एक से अधिक धातु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम मिश्र धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, Ca,
Cl2 या NH3। तो आयनिक यौगिक जो होगा इसका होगा आंसर CaCl2। क्या होगा? CaCl2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? तो गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वो नहीं करता है गोल्ड। गोल्ड जो है, गोल्ड ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा या ब्यूटेन होगा? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होगा हमारा वो होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन जो है हमारा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन या अम्लराज? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके ये जो बनाता है, ये क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। ये क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। कितनी उपस्थिति है? यह क्वेश्चन आप लोगों को तो पता भी होगा शायद। 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। तो वायुमंडल में जो CO2 गैस की जो उपस्थिति है वो है मात्रा इसका 0.03% इसकी उपस्थिति है कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक और दोहरा लेते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसकी संख्या होती है 3। क्या होती है? 3 होती है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 5, 6, 7 या 4? तो आवर्त सारणी में जो होते हैं वो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीजन जो है हमारा वो है हार्मोन। क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जो है संबंधित है किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो मनुष्य में जो वृक्क होती है वह उत्सर्जन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली जो होती है उसका क्या नाम है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। ठीक है, ये जो है इसका आप लोग को नामांकित चित्र भी कहता है बनाने के लिए, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पचना होता है वह
उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा क्रिया कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है? अमीबा द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा होता है, मलेरिया द्वारा या पैरामीशियम द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कौन सा होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। ठीक है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है उसका आंसर हो जाएगा हमारा पुंकेसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के। दूसरा ऑप्शन है डीएनए तथा आरएनए, और तीसरा ऑप्शन है डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए, या चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए, तीनों से मिलकर जो है गुणसूत्र बने होते हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं। कौन से आनुवांशिक पदार्थ हैं? डीएनएन। दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा है जीन, चौथा है हरित लवक। तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं डीएनएन के। किसके होते हैं? डीएनएन के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, चौथा है मरुस्थल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा एक्वेरियम, यानी कि स्थलीय परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में जो है एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। और हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है CFC। CFC है क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है, या कार्बन फ्लोरोकार्बन है, या कार्बन फ्लोरोकार्बन है? तो CFC जो है हमारा कार्बन फ्लोरोकार्बन है। तब आप लोग को जो है टोटल क्वेश्चन 48 बता दिए, जैसा कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है 48 क्वेश्चन, और इसमें 40 क्वेश्चन आप लोग को बनाना होता है। और 8 क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा दिया जाता है कि अगर उसमें से 8 क्वेश्चन जो नहीं बनने वाला उसको छोड़ के आप आगे पीछे करके इस तरह से आप पूरा कम्प्लीटली सही बना सकें। ठीक है, इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करेंगे, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो। ठीक है, थैंक यू।